हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी हितेश और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइनेंस एक्ट 2023 के बारे में, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया 31 मार्च 2023 को। तो इनमें स्टेप बाय स्टेप जो जो प्रोविजंस नोटिफाई करी गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पर जो ये फाइनेंस एक्ट में प्रोविजन है, ये एप्लीकेबल तभी होगी जब ये गवर्नमेंट इनको सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई कर देगी। तो अभी ये जो प्रोविजन फाइनल हुई है हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो उन्होंने प्रोविजन इसमें डाली है वो है अबाउट कंपोजिशन स्कीम। तो इन्होंने कहा कि कंपोजिशन स्कीम में पहले सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लॉज डी में गुड्स वर्ड यूज किया था, वो इन्होंने ओमिट कर दिया। उसका क्या मतलब? उसका मतलब कि जो पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई करते थे वो कंपोजिशन स्कीम पहले नहीं ले सकते थे। अब जब गुड्स डिलीट कर दे तो इट मीन्स दोज टाइप्स ऑफ पर्सन कैन टेक कंपोजिशन स्कीम अंडर फॉर दैट टाइप ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने करी विद रिस्पेक्ट टू नॉन पेमेंट विद इन 180 डेज। तो इन्होंने पहले कहा था कि अगर हम 180 दिन पेमेंट नहीं करते थे तो जो उस परचेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसके इक्वलेंट अमाउंट हमें अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करनी पड़ती थी, उसमें लिखा हुआ था। अब उन्होंने उसकी जगह आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करने की जगह वर्ड यूज कर दिया पेड बाय हिम अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पहले था एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अब उन्होंने कहा पेड बाय हिम अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो पहले तो हमें मैंडेटरी था कि आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करना था, अब उन्होंने वर्ड यूज कर दिया पेड बाय हिम। तो हमने पेड करना है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले हमने लिया था, अगर हम उसकी पेमेंट 180 डेज में नहीं करते। नेक्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने कहा, नेक्स्ट अमेंडमेंट थी अबाउट एग्जम्प्ट सप्लाई फॉर रिवर्सल अंडर सेक्शन 17(2). तो 17(2) में रिवर्सल के लिए एग्जम्प्ट सप्लाई को डिफाइन किया गया है 17(3) में। तो 17(3) में पहले शेड्यूल 5 की बात कर, शेड्यूल 3 की बात करी थी अबाउट पैराग्राफ 5। तो उसमें पैराग्राफ 5 के साथ साथ उन्होंने एक और लाइन इंसर्ट कर दी। उन्होंने कहा कि पैराग्राफ 5 और शेड्यूल 3 तो है ही है, उसके साथ क्लॉज ए और पैराग्राफ 8 भी उन्होंने इंसर्ट कर दिया कि वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हम जो वो वाली क्लॉज है पैराग्राफ 8 की, उसमें क्या बात करी है अबाउट सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कमीशन। मतलब कि अब इस टाइप की सप्लाई भी एग्जम्प्ट सप्लाई में काउंट होगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। नेक्स्ट बात की उन्होंने ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक क्रेडिट में जो पहले लिमिट थी 17(5) की जो प्रोविजन वो तो है ही है, उसके अलावा उन्होंने जो हम CSR एक्टिविटी मैंडेटरी CSR एक्टिविटी करती थी कंपनीज अंडर सेक्शन 135, उस मैंडेटरी CSR एक्टिविटी में जो भी GST था उसका ITC हम कंपनी अब नहीं ले पाएंगे। तो दैट ITC विल नाउ बी कवर अंडर ब्लॉक क्रेडिट। उसका ITC नहीं मिलेगा जो आपके ऊपर CSR एक्टिविटी की ऑब्लिगेशन थी अंडर कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने करी अबाउट रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले क्या था, इस अमेंडमेंट से पहले क्या था, जहां जब तक ये नोटिफाई नहीं होती तब तक क्या रहेगा कि जो आप अपनी रजिस्ट्रेशन किसी कैंसिल होगी वो उसको रिवोक करवा सकता है विद इन 30 डेज। बट इस अमेंडमेंट के बाद उन्होंने कहा कि 30 डेज की जगह हम वहां वर्ड यूज होगा विद इन सच मैनर एंड सच टाइम एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट टाइम प्रिस्क्राइब करेगी टाइम टू टाइम वो उसका एप्लीकेबल रहेगा। बट इस अमेंडमेंट से पहले जब तक ये नोटिफाई नहीं होती तब तक वो 30 डेज की क्लॉज ही रहेगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने जो करी 4 अमेंडमेंट इकट्ठी कर दी, उसमें उन्होंने रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड बात करी। उन्होंने कहा कि जैसे GST 1, GST 3B, एनुअल रिटर्न और TCS रिटर्न, ये 4 रिटर्न अगर हम कोई भी असेसी आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट फाइल नहीं कर पाएगा। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिस रिटर्न की ड्यू डेट निकल गई वो फाइल कर सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट आफ्टर 3 लैप्स ऑफ 3 years फ्रॉम दैट ड्यू डेट वो कभी भी फाइल नहीं कर पाएगा। इसमें भी गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रख ली, इसमें उन्होंने प्रोवाइजर डाल दी कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो उस टाइप के रिटर्न को अलाउ कर सकती है। दैट कैन बी अलाउड फॉर पर्टिकुलर सेसी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री और एनी अदर थिंग, वो गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है जो जैसे गवर्नमेंट चाहेगी। तो इसमें समय समय पे देखें गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। बट अदरवाइज 3 years की जो लिमिट है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी फॉर दीज 4 टाइप्स ऑफ रिटर्न। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट प्रपोज करी या अमेंडमेंट इसमें डाली वो थी बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स। अगर कोई नॉन फाइलिंग की रीजन की वजह से उसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उस पर्सन की होती है, तो पहले क्या था इस अमेंडमेंट की वजह से वहां पे था 30 डेज के, वो 30 डेज के बीच में अपनी रिटर्न फाइल कर सकता था और जो बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर था वो नल एंड वाइड हो जाता था, दैट वाज डीम्ड टू बी विथड्रॉन। बट अब उन्होंने थ्रू दिस अमेंडमेंट ये कहा कि 30 डेज की जगह हम 60 डेज को प्रपोज करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, असेसी की फेवर में 60 डेज में हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, पहले 30 डेज था। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने करी वो एपलेट ट्रिब्यूनल। अब जिस हिसाब से गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर रही है ये डाल रही है, तो इट सीम्स कि वो एपलेट ट्रिब्यूनल को बहुत जल्दी विद इन द टाइम स्पेसिफिक जो उन्होंने पहले कहा था उसमें वो फॉर्म कर देगी और हम उसका बेनिफिट ले सकेंगे। जो जो हमारी अपील पेंडिंग होगी या अपील हम करना चाहेंगे वो हम उसका बेनिफिट ले सकेंगे।
उसके बाद उन्होंने बात करी अबाउट पेनल्टी ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। उन्होंने कहा कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉन कंप्लायंस करता है तो उसके ऊपर हम पेनल्टी इंपोज करेंगे। वो नॉन कंप्लायंस किस चीज की थी, किस टाइप की होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु अलाउज, कोई भी पर्सन अलाउज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बाय एन रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन एग्जाम्पल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पल नहीं है वो पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है तब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर इंटरेस्टेड सप्लाई अलाउ करता है किसी पर्सन को जो इंटरेस्टेड सप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है तब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी लगेगी। और अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी सही डिटेल फाइल करने में फेल हो जाता है, फेलियर नॉन कंप्लायंस करता है, तब भी उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी? ऑफ रुपीज 10,000 और टैक्स इन्वॉल्व ऑन इन दैट ट्रांजेक्शन विच एवर इज हायर। तो ये थी पेनल्टी ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसके बाद गवर्नमेंट ने बात करी अबाउट पनिशमेंट, अबाउट डीक्रिमिनेशन ऑफ सम ऑफेंसेस। तो डीक्रिमिनेशन में 3 तरह के ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया। Those offenses were mentioned in clause G, J and K of section 1 subsection 1 of section 132। तो वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं इन क्लॉज में? सबसे पहला ऑफेंस जो अंडर क्लॉज जी में है, दैट टॉक्स अबाउट ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट्स एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। अगर कोई पर्सन किसी ऑफिसर को ड्यूटी पूरी करने में प्रॉब्लम, रुकावट क्रिएट करता है तो उन्होंने पहले ये इट वाज एन ऑफेंस, नाउ इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज। सेकंड ऑफेंस टेम्पर और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल एविडेंस, तो ये भी उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। थर्ड ऑफेंस फेल टू सप्लाई एनी इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड विच ही इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन डिमांड करता था पहले, वो दैट वाज कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस, नाउ इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज। तो ये 3 तरह के ऑफेंसेस गवर्नमेंट ने बाय दिस अमेंडमेंट डीक्रिमिनलाइज कर दी। इट इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ असेसिंग। नेक्स्ट अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने बात करी अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। फ्यू ऑफेंसेस को कंपाउंड कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, इन फेवर ऑफ असेसिंग। और लास्ट अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने करी इसमें दैट इज अबाउट शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें उन्होंने कहा कि हम जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है अबाउट रजिस्ट्रेशन, अबाउट रिटर्न, वो हम दूसरे पोर्टल्स के साथ जीएसटी पोर्टल, जीएसटी दूसरे पोर्टल, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे वेबसाइट एमसी है, या किसी भी पोर्टल के साथ हम उसको शेयर कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। और इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप हम एक्शन नहीं ले सकते। उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि नो एक्शन शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर दिस कॉज ऑफ एक्शन, दिस शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। इसके बाद एक और अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने, जो अमेंडमेंट तो पहले ही हो चुकी थी वो अपने शेड्यूल 3 में, बट उसकी सिर्फ डेट को चेंज कर दिया। पहले ये था 2019 से एप्लीकेबल थी, अब उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि ये वाली अमेंडमेंट सारी की सारी 2017 से एप्लीकेबल होगी। वो जो शेड्यूल 3 में मेंशन पैराग्राफ 7 और पैराग्राफ 8 इंसर्ट किया गया था गवर्नमेंट ने, वो दैट विल डीम टू बी कंसिडर फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो दीज आर फ्यू अमेंडमेंट एज पर बजट फाइनेंस एक्ट 2023। तो ये सारी की सारी अमेंडमेंट जिस दिन से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी उस दिन से एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज ये जो फाइनेंस एक्ट है दिस हैज बीन डस्टेड। Thank you very much for watching this video as well as my YouTube channel. Now I request all the members to please like and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Goel on GST for future updates. Thank you very much.